हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 9 हम लोग देखेंगे आज, और ह्यूमन ज्योग्राफी का है हमारी, और चैप्टर नंबर 9 को हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर 9 है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, चैप्टर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्लियर है, देख लिया आपने। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इंटरनेशनल ट्रेड, तो पिछले चैप्टर हमने क्या देखा, व्यापार देखा। व्यापार किस किस माध्यम से होता है, हमने लैंड को देखा, हमने जल से देखा, हमने वायु से देखा, और कौन कौन, और जो आपके नदी झीलों से भी होता है हमने वो भी पढ़ा। और साथ में हमने सब कुछ इसलिए जानने का प्रयास किया ताकि हर उस पॉइंट को हम लोग समझ सकें ट्रेडिंग एक्सपेक्ट से, ताकि हम कैसे ट्रेड होता है। अब उसमें हम इंटरनेशनल को समझेंगे, क्योंकि जब पिछले चैप्टर में हमारी भूमिका बन गई थी, हमने उसकी पृष्ठभूमि चीजों को क्लियर किया है, तो यहाँ पर बड़ा सरल हो जाएगा हम इसको देखने के लिए। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं, अब यहाँ आए, अब कहेंगे आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार सबसे परिचित होंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ट्रेड है वो क्या है, आपका तृतीय सेक्टर का भाग है। कौन, ट्रेड यानी कि व्यापार, बिल्कुल है। और आप इस पुस्तकों को साथ में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तु और सेवा के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है, एक व्यक्ति पक्ष वो बेचता है और दूसरा व्यक्ति पक्ष खरीदता है। कुछ स्थानों पर दोनों वस्तुओं का विनियमित करते हैं। कैसे करते हैं, विनियमित करते हैं, और व्यापार दोनों ही पक्षों के समान लाभप्रद होते हैं। क्लियर है, व्यापार दोनों स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। कैसा होता है, दो स्तर है व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच और सीमाओं के आर पार वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। राष्ट्रों का मार्ग व्यापार करने के लिए आवश्यक है, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है, या तो उन्हें देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या कम खरीद सकते हैं। तो कैसा है, इन सब चीजों को हम लोग आपका अच्छे से देखते हैं। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर उन चीजों पर क्लियर होगा कि किस प्रकार से ट्रेड है, राष्ट्रीय व्यापार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की डेफिनेशन क्या है। आप इसको अच्छे से क्लियर कर, क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं के बीच ट्रेड क्या होता है, किसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ट्रेड कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक रूप विनिमय व्यवस्था है। वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है, अर्थात वस्तुओं को बदले के रूप में पैसे के स्थान पर वस्तुओं को ही खरीदी जाती है। आरंभिक रूप में विनिमय का मतलब क्या था, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि विनिमय यानी कि ट्रेड किस प्रकार से था। जो हम बात कर रहे हैं, जो वस्तु वस्तु विनिमय की, इसमें क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहा जाता है। क्लियर है, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु में वस्तु। जैसे उदाहरण उदाहरण समझिए, उदाहरण के रूप में देखिए, आपके पास 4
टोकरी अनाज है और 4 टोकरी अनाज के बदले आपको क्या मिलेगा? एक जोड़ी जूते। तो क्या हुआ? बदले में क्या मिला आपके? ठीक, तो ये हमको देखना है कि बदला कैसे होता है। एक चीज दो और एक चीज लो, यही है वस्तु विनिमय। आपने 4 टोकरी दिया और आपने एक जोड़ी जूते लिए, या ऐसा हो सकता है 3 कटोरी दिया और एक जोड़ी जूते लिए। तो इस तरीके से जो ट्रेड होता है उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। क्लियर है? इस व्यवस्था में एक कुम्हार होता है और आपको नकल साज की आवश्यकता होती है। ऐसी नकल साज को ढूंढना पड़ता है जिससे आपके द्वारा बर्तनों की आवश्यकताओं को पूर्ति हो। नकल साज सेवा के बदले बर्तन देकर आदान प्रदान करे। बस इसमें एक समस्या है। कैसा है? इसमें क्या है? एक समस्या है। समस्या क्या है? जो वस्तु आपके पास है उस वस्तु के बदले जो वस्तु आप चाहते हैं, जो वस्तु आप चाहते हैं उसका संयोग होना एक दुर्लभ समस्या है। अब जैसे 3 टोकरी अनाज है, कोई आपको इस 3 टोकरी अनाज के बदले आपको मान लीजिए कुछ आपको चाहिए। क्या चाहिए? जैसे कोई औजार लेना है, तो जिसे औजार के बदले अनाज मिले ऐसा व्यक्ति चाहिए। क्लियर है? या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सब्जी है उसके बदले कोई व्यक्ति आपका कुछ सामान दे। तो ऐसा संयोग होना एक अपने आप में समस्या है। ऐसा है, यह अपने आप में समस्या है। क्लियर है? और ध्यान रखिए, यही कारण है कि वस्तु विनिमय में, इसमें वस्तु विनिमय में व्यापार करने में खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या आती है। और यही कारण रहा कि मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्लियर है? जैसे आप उदाहरण समझिए,
हाथी के दांत के बदले ठीक, कोड़ी के बदले सीप, और सीप के साथ कहवा के बीज आदि, फिर इनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका होने लगा। क्लियर है? तो क्या होने लगा? इनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर है? तो आपको वस्तु विनिमय समझ आए। अगर हम एक एक चीज को अभी क्लियर करते चलेंगे फिर आगे समस्या नहीं। चलिए देख लिया, ये देखिए, ये है वस्तु विनिमय। जॉन बीला मेला का मेला लगा हुआ है जो वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। ठीक है, तो आज भी देखिए जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में यह व्यवस्था बाजार परिचालन है। कहाँ मिलता है भारत में? जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें आपकी ये ऐसा उदाहरण हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? हर जनवरी की फसल कटाकर ऋतु के बाद गुवाहाटी में 35 किलोमीटर दूर जागरी राड में जॉन बीला मेला लगता है, जहां संभव है कि कहां पर है, ध्यान दीजिए, गुवाहाटी यानी कि असम में एकमात्र मेला है जहां वस्तु विनिमय आज भी जीवित है। और भी जगह हैं लेकिन यहाँ आज भी जीवित है। मेले के दौरान बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातीय और समुदाय अपनी लोग इसे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। रुपए और अथवा मुद्रा के आवागमन के साथ ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया गया। अब आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम थी, उन समस्याओं का समाधान यानी कि सोल्यूशन मिला। क्लियर है? क्या मिला? सोल्यूशन मिला। ठीक, साथ ही वस्तु विनिमय कठिनाई को दूर करने के लिए किया गया था। पुराने समय में कागजी धातु मुद्रा के आवागमन से पहले उच्च निजाम मूल्य दुर्बल वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। चमक, पत्थर, आपकावेजीन, आग्नेय, कसरी सैल, चीदे, पंकज, वेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल, फर, मवेशी, चावल, नमक, सोंदी, चांदी, ये सारे क्या थे? एक्सचेंज थे। तो ध्यान रखना कि तांबा, सोना, ये भी सब क्या थे? ध्यान रखिए जो बात कर रहे हैं। ठीक, चाहे आपका तांबा हो, ठीक, सोना हो और चांदी हो, इसमें तो कहीं भी ट्रेड हो सकता है। और ध्यान रखिए अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा से वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान आना चाहिए। तो ये सारी मुद्राएं हैं, आप इनको लिखिए कहां पर किस किस प्रकार से इन मुद्राओं को बेच रहे थे। लिखिए, पूछ सकता है कि एक्सचेंज का माध्यम क्या क्या थे, किन किन माध्यम से ये मुद्राएं बेची जा रही। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन के सैरिलियम से आया है? इसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान, नमक से भुगतान के द्वारा भुगतान। ठीक, लैटिन शब्द, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाया ज्ञात नहीं था तो इसे केवल एक खनिज नाम से बनाया जा सकता था।
उस समय दुर्लभ और खर्चीला था, इसी वजह से भुगतान का एक माध्यम बना। कैसा है, ये भी एक पेमेंट ऑफ टाइप था, कह सकते उस जमाने में गेटवे रहा होगा जो आपका पेमेंट करता था। क्लियर है? तो अलग अलग टाइप्स, अलग अलग चीजें आई जिनके माध्यम से पेमेंट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का थोड़ा इतिहास पर हम लोग नजर डालते हैं कि प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तु का परिवहन जोखिमपूर्ण था, वो आज भी है लेकिन उस समय ज्यादा था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित थे। तो व्यापार तो होते थे लेकिन ज्यादातर क्या थे, लोकल ट्रेडिंग ही था। यार इतना तो कमाएंगे, इतना नुकसान हो जाएगा। लोग भी अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत वस्तु जैसे भोजन वस्त्र पर खर्च करते थे। तो कहां पर खर्च कर रहे हैं भाई, क्या उनका भोजन है, क्या वो खा रहे हैं, उसी पर ये सब चीजें आपका खर्च की जाती थी। केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे। परिणाम स्वरूप विलासिता की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण था। 6000 किमी लंबे मार्ग के सहारे चीन के को रोम जोड़ता था। तो सबसे लंबा ट्रेड रूट कौन था, जो आपका सिल्क रूट है, इसकी बात कर रहे हैं। व्यापारिक मार्ग भारत यानी कि पर्शिया यानी कि ईरान के माध्यम से एशिया के स्थानीय बाजार, रेशम की दुकान के बहुमूल्य धातु तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन था। तो ट्रेड ऐसा नहीं केवल यही हो रहा है, बहुत लंबे क्षेत्र में, बहुत लंबे पार्ट में भी आपका ट्रेड होता रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक वृद्धि हुई और समुद्रपात के विकास के साथ साथ यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज की गई। कैसा हो गया, जो अमेरिका की खोज है वो की गई। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेश की शुरुआत हुई और विदेशी वस्तुओं के साथ साथ व्यापार ही एक फलस्वरूप उदय हुआ और उसे दास व्यापार कहा जाता था। पुर्तगाली दास व्यापार कहा जाता था। अमेरिकन अमेरिकन दास नीलामी में दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामी द्वारा किराए पर हेतु विज्ञापन देते थे, यानी कि दासों को बेचते थे, उनका एडवर्टाइजमेंट होता था कि भाई मैं बेच रहा हूँ, इतना अच्छा है। और हाँ, क्रेता कुशलता और स्वास्थ्य के दास को $2000 चुकाते थे। नीलामी प्राय परिवार के सदस्यों के एक दूसरे को अलग कर देता था। बहुत से लोगों को परिजन को दोबारा भी देखने को नहीं मिलता था। कि हो सकता है कि इसको एक बार देख लिया, दोबारा देखने को ना भी मिले, तो ऐसा भी होता था। क्लियर है? चलिए देख लिया, तो इतना आपको समझ आया कि लंबी दूरी ट्रेड कैसे हो रहा था, कहां कहां पर था, दास व्यापार किस प्रकार थे। अब आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे पुर्तगाली, डच, फ्रांसिस यानी सब यूरोपियन लोग हैं। अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा, कहां के अफ्रीकी, और उनको बलपूर्वक बागानों में, जो उनके बागान थे चाय के, कॉफी के, कहवा, इनके वहां उनको जबरदस्ती काम करवाया, अमेरिका में परिवहित किया। आप देखते हैं अफ्रीकन जो अमेरिकन मिलते हैं वो कहाँ के हैं, तो ये दास प्रथा का ही आपके जन्म के कारण लोगों को कहां से लाए, अफ्रीका से जबरदस्ती पकड़कर यूएस में लाए, उनसे काम करवाया। तो उनके बच्चे पैदा हुए तो वहां पॉपुलेशन बढ़ी, तभी तो कहां आप देखते हैं अफ्रीकन मिलते हैं। और दास व्यापार 200 साल से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा। 1972 में डेनमार्क ने, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और 1808 में संयुक्त राज्य ने पूर्ण रूप से यह समाप्त नहीं किया। सोचिए 1800 तक चलता रहा, 1900 तक भी चला है। क्लियर है? कितनी बड़ी बात है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल के रूप में अनाज, मांस की मांग बढ़ी, लेकिन निर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक घट गया, यानी कि जो उनकी देखिए डिमांड तो बढ़ी लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं, क्या है, मौद्रिक घाटा हो रहा है। औद्योगिक राष्ट्र कच्चे माल के रूप प्राथमिकता दी, आयात किया और उनको तैयार किया और राष्ट्र का निर्माण निम्नलिखित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन वाले प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। मैं बना रहा हूं, आप बेच रहे हो, आप बना रहे हो, मैं बेच रहा हूं। यही आपका ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में बहुत लंबे समय तक आपका ट्रेड बना और ट्रेड चला। चलिए
तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने इसको देख लिया। किसी जितना पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का? ठीक है, तो वस्तु विनिमय, इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया, कैसे ये वस्तु हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट, कोई क्वेरी एक बार देख लीजिए। देख लिया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई क्वेश्चन? तो ये सब आपको क्लियर हुआ ना कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है? क्लियर है? यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो मौद्रिक मांग वगैरह किससे है, कैसे है कि प्रोडक्शन के बेसिस पर कैसे डिफरेंसेस हैं, इन सबको तो आपने देख लिया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे एक बार इसको घर जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लियर है? देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।